विश्व प्रसिद्ध उज्जैन बाबा महाकाल का दरबार आज मंदिर में विराट कोहली और उनकी पत्नी अभिनेत्री अनुष्का शर्मा दर्शन करने के लिए पहुंचे। आज दोनों सुबह 3 बजे बाबा महाकाल की भस्म आरती में भी शामिल हुए और इसके बाद गर्भगृह में जाकर बाबा महाकाल का पूजन और अभिषेक किया। अनुष्का शर्मा जहां साड़ी में बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए आई थी, तो वहीं विराट कोहली ने चोला पहना हुआ था। इससे जुड़ी ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ बाबा महाकाल की साक्षात दर्शन आप कर सकते हैं, जहां उनकी आरती हो रही है, और दूसरी तरफ बाबा महाकाल की शरण में पहुंचे भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी कर चुके और स्टार खिलाड़ी विराट कोहली और उनके साथ उनकी पत्नी और भारतीय सिने जगत में विख्यात अभिनेत्री अनुष्का शर्मा दर्शन के लिए पहुंचे थे। और सुबह भस्म आरती के समय भी वे वहां पर मौजूद थे गर्भगृह में। उज्जैन स्थित बाबा महाकाल का दरबार, जहां पूरी दुनिया से बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए लोग पहुंचते हैं, और बाबा के दरबार में विराट कोहली और अनुष्का पहुंचे। और विराट और अनुष्का की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जब वो बाबा की आरती कर रहे थे, अभिषेक उन्होंने किया, बाबा महाकाल आशीर्वाद लेने पहुंचे थे विराट कोहली और अनुष्का। गर्भगृह में जाकर उन्होंने पूजन और अभिषेक किया। जय महाकाल, जय महाकाल। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हम दर्शन के लिए आए थे और बहुत बहुत अच्छे दर्शन हुए। थैंक यू सो मच। 12 ज्योतिर्लिंगों से एक महाकालेश्वर मंदिर में होने वाली भस्म आरती में सम्मिलित होने के लिए क्रिकेटर विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा, फिल्म अभिनेत्री, यहाँ भगवान महाकाल की भस्म आरती में शामिल होने पहुंचे। बाबा महाकाल की भस्म आरती में उन्होंने नंदी हाल में बैठकर भगवान महाकाल की भस्म आरती का आनंद लिया। भस्म आरती समाप्त होने के बाद दोनों ने गर्भगृह में जाकर भगवान महाकाल का पूजन अभिषेक किया। साथ ही महाकाल मंदिर के पुजारी प्रदीप गुरु की तरफ से भगवान महाकाल का पूजन अभिषेक अनुष्का शर्मा और विराट कोहली का करवाया। इसके बाद विराट कोहली और अनुष्का शर्मा इंदौर के लिए रवाना हो गए। उज्जैन से अजय पटवा, न्यूज 18 मध्य प्रदेश। और भोपाल से एक बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल आज विंध्य क्षेत्र में मुख्यमंत्री शिवराज के कार्यक्रम है और सीएम शिवराज विंध्य को बड़ी सौगात देने वाले हैं। श्रमिकों और संबल के हितग्राहियों को सौगात मिलेगी। 27,310 श्रमिकों के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे पूरे 605 करोड़ रुपए। दरअसल सिंगल क्लिक से ये पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे और श्रमिकों के खाते में सीधा ये राशि भेजी जाएगी। आपको बता दें कि रीवा के मऊगंज में एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम भी होना है, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। और आज बड़ी सौगात एक सिंगल क्लिक से मिलने वाली है श्रमिकों को, और साथ ही रीवा के मऊगंज में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में भी वे शामिल होने के लिए जाएंगे। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। विंध्य क्षेत्र में सीएम शिवराज का कार्यक्रम है और शिवराज विंध्य को बड़ी सौगात देने वाले हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा श्रमिकों को 27,310 श्रमिकों को 605 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी की आज कोर ग्रुप की बैठक होने इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। विकास यात्रा से मिले फीडबैक के बाद यह बैठक होगी और चुनाव को लेकर भाजपा ने यह बड़ी बैठक बुलाई है। बैठकों का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसी सिलसिले में आज एक और बैठक यहां पर होनी है। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आज दिन भर बैठक होगी और पहली बैठक प्रकोष्ठों के संयोजक, जिला संयोजकों की होगी। सभी प्रकोष्ठों को एक्टिव करने की कवायद में पार्टी जुटी हुई है और दूसरी बैठक विधानसभा संयोजकों की होगी। और रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें। विधानसभा के बजट सत्र का चौथा दिन है और कई मुद्दों पर चर्चा होनी है। सदन में इस चर्चा के दौरान हंगामे के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। दरअसल कल का जो दिन जिस तरह से गुजरा, जहां पर रेबीज के टीकों तक की एंट्री हो गई बयानबाजी में, हालांकि उस शब्द को सदन की कार्यवाही से आधिकारिक रूप से हटा दिया गया, लेकिन आज भी कई मुद्दों पर चर्चा के दौरान हंगामा होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। और इस सदन की चौथे दिन की कार्रवाई को लेकर लगातार ताजा अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।
और कवर्धा जिले में दो पक्षों के बीच झंडे को लेकर विवाद हो गया और जबरदस्त हंगामा हुआ, जिसमें एसपी समेत कई पुलिस कर्मचारी भी घायल हो गए। इससे जुड़ी कुछ तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। साथ ही साथ आपको यह भी बताते चलें कि जानकारी के मुताबिक ग्राम हरमू में झंडे को लेकर विवाद हुआ। दरअसल विवाद के बाद गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प हो गई। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया और इस हमले में कई पुलिस कर्मचारी घायल हो गए। एसपी, एडिशनल एसपी को भी चोट आई। बता दें कि भोरमदेव थाना क्षेत्र के हरमो गांव में कुछ समय पहले गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लोगों ने गांव की पूजा स्थल पर पार्टी का झंडा लगा दिया, जिस पर गांव के लोगों ने एतराज जताया। ग्रामीणों का यह कहना है कि यहां सिर्फ पूजा पाठ होती है, पार्टी का झंडा नहीं चलेगा, किसी पार्टी का झंडा यहां नहीं लगेगा। इसके बाद 14 फरवरी को पूजा स्थल से पार्टी का झंडा ग्रामीणों ने हटा दिया। तब भी पार्टी के लोगों ने गांव वालों का विरोध किया था। इसके बाद समाज के धर्मगुरु के खिलाफ केस दर्ज कराने की मांग की, पुलिस से भी शिकायत की और उस दौरान भी पार्टी के लोगों ने कहा था कि यदि इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन होगा, जिसके बाद अब यह घटना सामने आई। विवाद हुआ है, झंडा के नाम से हुआ है, जबकि यहाँ जो झंडा लगा है ये प्रकृति झंडा है और प्रकृति झंडा ये मात्र गौड़ समाज के नहीं मतलब सर्व समाज के लिए उपयोग में है। और ये जो देठाना है वहाँ सबको माथा टेकने की अनुमति है। इसी नाम को लेकर के यहाँ जो विवाद हुआ है कि यहाँ हम वो जीवन लिंगो अपना पार्टी का झंडा यहाँ फहराऊंगा करके, तो इसी के लिए हम शासन प्रशासन से निवेदन किए हैं कि यहाँ पार्टी का झंडा नहीं अपितु यहाँ प्रकृति का जो झंडा है वो झंडा लगना चाहिए। और गरियाबंद से बड़ी खबर आ रही है। दरअसल फिंगेश्वर इलाके में एक दंतैल हाथी का उत्पात देखने को मिला। शहर में रात भर यह दंतैल हाथी घूमता रहा। फिंगेश्वर से हाथी पहुंचा बोरिद गांव और बोरिद गांव में दंतैल हाथी ने एक महिला को कुचल दिया और महिला की मौत से ग्रामीणों में आक्रोश है। जब ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 की टीम पहुंची, उनसे बातचीत की तो लोग डरे सहमे नजर आए और न्यूज 18 की टीम आसपास के दर्जनों गांव में इस पूरे मामले को लेकर लोगों से बात कर रही थी और कुछ तस्वीरें भी सामने आई जिसमें उस दंतैल हाथी को आप घूमते हुए देख सकते हैं। शहर में, गांव में, सभी जगह इस वक्त यही चर्चा हो रही है। ये दंतैल हाथी जिसने एक महिला को कुचल कर मार डाला, इससे किस तरह निजात मिलेगी। देखिए, इस वक्त हम ग्राम बोरिद में मौजूद है, जहां एक दंतैल हाथी ने एक महिला को कुचल कर मौत के घाट उतार दिया है। तमाम ग्रामीण यहां पर मौजूद है। ये सुबह सुबह की घटना है और सुबह के अभी लगभग 6:30 हो रहे हैं और ये घटना ग्राम बोरिद में हुआ है, फिंगेश्वर वन परिक्षेत्र के ग्राम बोरिद में। और एक दंतैल हाथी जो है रात 2 बजे फिंगेश्वर शहर घुस गया था और रात भर वो शहर में घुसने के बाद गांव की ओर बढ़ा और गांव की ओर बढ़ने के बाद ये देखिए बोरिद से एक बड़ी घटना सामने आई है। तमाम ये तस्वीरें आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं। ये बताएंगे महिला का क्या नाम है? जी बताइए, क्या नाम है? खुरबहारीन सोनकर। घटना कैसे हुआ, कब पता चला? ये बाहर आ रही से 5:30 बजे ओतकी बेर की घटना है। 5:30 बजे हाँ। हाथी ने मारा है? हाँ। हाथी किधर बढ़ा? बस्ती की तरफ से बिडोरा होत गए है। अलर्ट जारी था गांव में? क्या अलर्ट कुछ जारी था? कोई अलर्ट जारी नहीं था। ये वन विभाग की बहुत ही खतरनाक लापरवाही है। अभी तक किसी को बताया नहीं है। मौत हो जाने के बाद उसके पीछे आए और ग्रामीणों को बताया है। ये तो बहुत शर्मनाक दहशत है, हाथी से दहशत है। जी देखिए कि लगभग हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और ये सुबह सुबह की घटना है। तमाम यहाँ पे लोगों की भीड़ है और एक दंतैल हाथी जो है धमतरी जिला से गरियाबंद जिला में दाखिल हुआ। उसके बाद ये तस्वीर देखिए, बेहद ही दर्दनाक और दहशत भरी ये तस्वीर है। ग्राम बोरिद में एक महिला जो शौच के लिए निकली थी लगभग 5:30 बजे सुबह, उसे हाथी ने कुचल कर मौत के घाट उतार दिया है, जिसके बाद से ही ग्रामीणों में दहशत है। लेकिन एक तरफ वन विभाग रात 2 बजे हाथी के पीछे लगी हुई थी और लगातार लोगों को अलर्ट कर रही थी। लेकिन एक घटना के बाद से ही तमाम जो ग्रामीण हैं ये दहशत में हैं। न्यूज़ 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। देखिए, रात को करीब 2 बजे एक दंतैल हाथी
फिंगेश्वर शहर में घुस गया और सड़क और गलियों से होते हुए वो गांव की ओर बढ़ गया है। और आप देखिए कि यहाँ पर वन विभाग की जो टीम है शहर वासियों को अलर्ट किए हैं। और ये यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर रेंजर यहाँ पर मौजूद हैं, उनके साथ टीम मौजूद है जो भी और ज्यादा जानकारी हम यहाँ के रेंजर एसएस तिवारी से लेते हैं। सर, हाथी शहर में किस रूट से घुसा और क्या कुछ स्थिति रहा? हाथी एक तो 2 बजे के आसपास जो है नगर पंचायत फिंगेश्वर में पहुंचा है, तो लोगों को सभी सोए थे इसलिए किसी को डिस्टर्ब नहीं किए। और ईंट भट्टे में उसके मजदूर थे, उनको अलर्ट किया गया और उनको सुरक्षा दिया गया। और वहां सूखा नदी हो करके कंपार्टमेंट 6 से होते हुए जंगल की तरफ अग्रसर है जी। तो ये फिंगेश्वर के रेंजर है, लेकिन महत्वपूर्ण इसमें बात यह है कि जब हाथी फिंगेश्वर शहर में घुसा तो सावधानी बरतते हुए अलर्ट जो है माइक से नहीं किया गया ताकि कोई उठे ना। और हाथी जो है ईंट भट्टे की ओर जब बढ़ी तो वन विभाग की जो टीम है ईंट भट्टे की ओर बढ़कर तमाम लोगों को अलर्ट की। उसके बाद हाथी जो है गांव की ओर, इस जो महासमुंद मुख्य मार्ग है इसमें वो लगातार चलते रहा। और अभी आपको वक्त बता दें, ये जो वक्त हो रहा है ये लगभग सुबह के 4 बज रहे हैं और अभी भी टीम यहाँ पर मौजूद है। और लगातार ये जो वक्त है लोगों का उठने का, मॉर्निंग वॉक करने का जो टाइम है, और ये बेहद ही खतरनाक साबित हो सकता है। इसको मद्देनजर में रखते हुए वन विभाग की टीम लगातार हाथी के मूवमेंट पर नजर रखी हुई है। और हाथी जो है अब संभवत अब अनुमान ये लगाया जा रहा है कि अगर हाथी अपना रूट लेता है तो वो महासमुंद की ओर बढ़ जाएगा, लेकिन हाथी अभी भी फिंगेश्वर वन परिक्षेत्र के बोरिद, खैर झिटी, गुंडरदेही इस इलाके में आ सकता है। तो वन विभाग की टीम लगातार हाथी की गतिविधियों पर नजर बनाकर लगभग दर्जनों गांव में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। और मध्य प्रदेश से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, एक बार फिर से कोरोना की दस्तक हुई है। कोरोना के 8 नए मामले सामने आए हैं। इंदौर में 6 मरीज, भोपाल में 2 मरीज पाए गए हैं। और आपको बता दें कि कोरोना की दस्तक एक बार फिर हुई है तो थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। वैक्सीनेशन अपनी पूरी करवा ले। जिन लोगों की वैक्सीनेशन पूरी नहीं हुई, जिन्होंने वैक्सीन अभी तक नहीं लिया, वो प्लीज जरूर वैक्सीन ले लें ताकि इस लड़ाई से हम जीत सकें। इस कोरोना से हम डरे नहीं बल्कि सावधान रहें, तो जरूरी है प्रिकॉशन। 8 नए मामले सामने आने के बाद एक बार फिर से इस पर हमें सोचने की आवश्यकता है। हालांकि जिस तरह से कोरोना से बीते समय में पूरे हिंदुस्तान ने लड़ाई लड़ी और इस लड़ाई में काफी हद तक हम जीत भी हासिल कर चुके हैं, लेकिन अभी भी कोरोना के मामले गाहे बगाहे सामने आते रहे हैं। तो इसे बढ़ने से रोकने के लिए एहतियात बरतने की आवश्यकता है और वैक्सीन की और बूस्टर डोज की का जो कोर्स है ये जरूर पूरा कर लें आप। और इससे हालांकि प्रशासनिक स्तर पर अभी इसमें कोई बदलाव या किसी तरह का अलर्ट कोई नहीं जारी किया गया, लेकिन 8 नए मामले सामने आना कुछ चिंता की बात जरूर है। और दुर्ग से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सफाई कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है और आज भी शहर में कचरा नहीं उठा। नगर निगम के आश्वासन के बाद भी हड़ताल जारी है। 8 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल की जा रही है। सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं और कामगार प्लेसमेंट और मिशन क्लीन सिटी के वर्कर हड़ताल पर हैं। और इन कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से सफाई व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित हो रही है और ऐसे में लोगों को गंदगी से जूझना पड़ सकता है। मिथिलेश ठाकुर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है दुर्ग से। मिथिलेश, कर्मचारी हड़ताल पर हैं, सफाई व्यवस्था यहां पर इससे प्रभावित हो रही है, क्या स्थिति है फिलहाल? देखिए, आज भी सफाई जो होना था वो नहीं हो पाई है क्योंकि कर्मचारी हड़ताल पर हैं और लगातार इनकी हड़ताल जारी है। निगम ने आश्वासन दिया था, लेकिन उस आश्वासन के बाद भी इनकी हड़ताल जारी है क्योंकि जो आश्वासन मिला है उसमें अधिकांश में ये कहा गया था कि ये शासन स्तर का मामला है, इसलिए कुछ नहीं कर सकते। इस वजह से ये हड़ताल इनकी जारी है। करीब 1400 कर्मचारी आज हड़ताल पर हैं, जिनके जिम्मे पूरे 60 वार्डों की सफाई का जिम्मा होता था। ऐसे में संपूर्ण शहर में सफाई नहीं हो पाई है, चारों ओर कचरा पड़ा हुआ है और लोग गंदगी से जूझ रहे हैं। और आने वाले समय में होली का त्योहार है और कल इतवार का दिन है। ऐसे में यदि जल्दी इसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकलता तो निसंदेह शहर में जो है कचरा काफी फैल जाएगा और काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि नगर निगम ने ये आश्वासन दिया है कि आज फिर से चर्चा की जाएगी और इसका कोई हल निकाला जाएगा। ठीक है
मिथिलेश, आप नजर बनाए रखें, हो सके तो उनसे बात भी करें। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए। आगे अपडेट लेने के लिए संपर्क करेंगे आपसे। बढ़ते हैं आगे, बिलासपुर से इस वक्त की एक बड़ी खबर पर नजर डालें। दरअसल बिलासपुर दौरे पर अजय जामवाल, बीजेपी के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री जामवाल पहुंचे हैं और बिलासपुर 2 दिवसीय दौरे पर आए हैं। और बिलासपुर दौरे पर अजय जामवाल विधानसभावार पार्टी पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। आज मस्तूरी, बिल्हा और बेलतरा विधानसभा की बैठक होनी है। संभागीय बीजेपी कार्यालय में बैठक का आयोजन किया जाएगा और इस बैठक से आगामी रणनीति पर चर्चा होगी। आपको बता दें कि बीजेपी के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री जामवाल बिलासपुर पहुंचे हैं। विधानसभावार पार्टी पदाधिकारियों की बैठक लेंगे और आज मस्तूरी, बिल्हा और बेलतरा विधानसभा की बैठक होनी है संभागीय बीजेपी कार्यालय में। और पन्ना से बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता राजा पटेरिया जेल से रिहा। लगभग 2.5 महीने से उप जेल पवई में बंद थे। पीएम पर विवादित बयान देने पर यह गिरफ्तारी हुई थी। रिहा होते ही राजा पटेरिया ने कहा, जेल मेरे लिए शोध संस्थान की तरह सबसे बेहतर जगह रही। जेल मेरे लिए एक शोध संस्थान, ये एक बात जो उन्होंने कही निश्चित रूप से एक बड़ा बयान है। और आपको बता दें कि विवादित बयान देने की वजह से उनकी गिरफ्तारी हुई थी, एक्शन लिया गया था और प्रधानमंत्री पर विवादित बयान देने की वजह से गिरफ्तारी हुई थी। और जेल से रिहा होते ही राजा पटेरिया ने कहा कि जेल उनके लिए शोध संस्थान की तरह सिद्ध हुआ। मसलन उनके बयान से साफ जाहिर है कि जो जितने दिन वो जेल में रहे उन्होंने आत्ममंथन किया, शोध किया। जिस तरह शोधार्थी अपने विषयों पर शोध करते हैं, ऐसे ही राजा पटेरिया जब जेल में रहे उस वक्त को उन्होंने यूटिलाइज किया और शोध की तरह उस समय को इस्तेमाल किया। हालांकि प्रधानमंत्री पर जिस तरह की टिप्पणी उन्होंने की थी, इस पूरे मामले में शिकायत दर्ज कराई गई और एक्शन लेते हुए उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के नेता राजा पटेरिया अब रिहा हो चुके हैं। प्रधानमंत्री पर विवादित बयान देने की वजह से उन पर यह एक्शन हुआ था। पन्ना से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पीएम पर विवादित बयान देने की वजह से राजा पटेरिया की गिरफ्तारी हुई थी, जो कि अब रिहा हो चुके हैं। और जेल से बाहर आते ही उन्होंने एक दिलचस्प बयान दिया। उनका यह कहना है कि जेल उनके लिए शोध संस्थान की तरह साबित हुआ है। संजय हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। संजय, राजा पटेरिया रिहा हो चुके हैं? जी बिल्कुल आशीष, राजा पटेरिया की रिहाई का आदेश तो 2 दिन पहले आ गया था, लेकिन टेक्निकल कारणों के चलते उन्हें जेल से कल शाम ही रिहा किया गया। और जैसे ही वो रिहा हुए और रिहा होते ही उन्होंने मीडिया के सामने बयान दिया कि ये 2.5 महीने मेरे लिए शोध संस्थान की तरह थे। मैंने गांधी जी पर शोध किया, मैंने गांधी जी की पुस्तकें पढ़ी और उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री और मोदी मुख्यमंत्री जी के भी धन्यवाद ज्ञापित किया कि इनके कारण मुझे जेल जाना पड़ा और जेल में मेरा अनुभव बहुत ही बेहतरीन रहा। वहां पर जातिवाद नहीं है, वहां पर सारे जाति के लोग एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ खाना बनाते हैं। इस तरीके की बात उन्होंने कही और अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए लोगों को यह कहा कि जेल जाना मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा। जी निश्चित रूप से। लेकिन संजय, चूंकि जो शोध की वो बात कर रहे हैं, इस शोध का राजनीतिक जीवन में इस्तेमाल वो किस तरह से करते हैं ये तो देखने का विषय होगा ही। लेकिन इसके अलावा क्या अभी तक कोई प्रतिक्रिया, जो उन्होंने बात कही है उस पर कोई प्रतिक्रिया किसी अन्य राजनीतिज्ञ की, किसी नेता की? जी निश्चित रूप से अभी सामने यह किसी ने प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में बातचीत तो हो रही है। राजनीतिक गलियारों में उनके कल बहुत सारे कार्यक्रम भी तय थे कि वो जेल से रिहा होने के बाद रैली निकालेंगे और जगह जगह जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन 12वीं की परीक्षाओं का हवाला देते हुए शासन ने उनके सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए। इसीलिए किसी तरीके की दूसरे राजनीतिक दल ने भी। संजय, ये जो आपने बताया कि आदेश पहले आ गए थे लेकिन कुछ दिक्कत की वजह से, कुछ परेशानी थी, वो रिहा नहीं हो पाए थे, इसके बारे में क्या जानकारी है? क्या वजह थी जो देरी हुई? जी हाई कोर्ट ने उन्हें रिहा तो कर दिया था, लेकिन कुछ टेक्निकल कारण थे कि जो शायद परवाना होता है वह परवाना नहीं पहुंच पाया था, या जो भी जिस वजह से उन्हें जमानत दी गई है
वह उसकी जो खाना पूर्ति थी वह पूरी करने में वकीलों ने देरी लगाई। इस वजह से उन्हें एक दिन और ज्यादा जेल में रहना पड़ा। लेकिन जैसे ही खाना पूर्ति पूरी हुई और पवई उप जेल से वो रिहा हुए, रिहा होते ही उनके समर्थक वहां पर पहुंचे और समर्थकों के बीच में कुछ मीडिया कर्मी भी पहुंचे, जिसमें उन्होंने यह बयान दिया कि मेरे लिए यह जेल 2.5 महीने शोध संस्थान की तरह थे। गांधी जी पर मैंने शोध किया और मैं गांधीवादी व्यक्ति हूँ, मैं गांधी को जीता हूँ, इसीलिए मुझे बहुत बहुत मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने मेरे जीवन के जो ये 2.5 महीने हैं ये मुझे को शोध करने के लिए दिए। स्वाभाविक है, और देखना होगा कि अब इस विषय को लेकर राजा पटेरिया जो शोध का जिक्र कर रहे हैं वो शोध आगे उनके राजनीतिक जीवन में किस तरह से काम आता है, और इस पर और नेताओं की प्रतिक्रिया भी देखना दिलचस्प रहेगा। बहुत शुक्रिया संजय आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। तो राजा पटेरिया रिहा हो चुके, पन्ना से इस वक्त की बड़ी खबर। शोध संस्थान थे, महात्मा गांधी शोध विश्वविद्यालय है हमारे लिए, और माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उनके प्रयास, उनके कारण मुझे यहां आना पड़ा, और मैं उनको बहुत बहुत आभारी हूं कि मुझे जीवन के अद्भुत किस्म के जीवन के अनुभव प्राप्त हुए हैं जिनका जो अमूल्य है। और माननीय कमलनाथ जी को मैं बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जिन्होंने हमारे परिवार का से हमेशा सतत संपर्क में हमारी पत्नी और पुत्र के रहे और परिवारजनों के रहे, और हमारे दोस्त, हमारे नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का, हमारे साथी, हमारे अध्यक्ष रहे पीसीसी चीफ अरुण यादव जी का मैं बहुत आभारी हूं, और हमारे राजनीतिक गुरु रघु ठाकुर का जो हमसे संवाद हुआ, और हमारे मित्र और हमारे नेता रहे शरद यादव की पत्नी के संदेश मुझे प्राप्त हुआ। और आमतौर पर अब तक गलवान घाटी में भारत चाइना के बीच टकराव की खबरें आपने देखी होंगी, सुनी होंगी, उसके बारे में चर्चा की होगी, लेकिन अब जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो चीन को भारत के लबालब आत्मविश्वास का अंदाजा लगाने के लिए काफी है। जी हां, त्रिशूल डिवीजन के पटियाला ब्रिगेड ने गलवान घाटी के पास में इंडियन आर्मी ने क्रिकेट मैच खेला। भारत की सेना ने इस मैच की कुछ तस्वीरें जारी की। आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में 15 जून 2020 को भारतीय और चाइनीज सैनिकों के बीच झड़प हुई थी, जिसमें करीब 42 सैनिक मारे गए थे। भारतीय सेना ने बताया कि गलवान घाटी के पास इस ऊंचाई वाले क्षेत्र में माइनस में तापमान रहता है, और इसमें भी पूरे उत्साह और जोश के साथ क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया ताकि दुश्मन यह समझ जाए कि भारतीय सेना ने हमेशा से शक्ति और उत्साह और देशभक्ति का परिचय दिया है। चलिए यहां रुक रहे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।